Aniket Patle. So I'll be teaching you physics. So today's topic is pulley. ठीक है, तो क्या होती है पुली, कैसे उसको हम समझते हैं, कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, वो सब हम देखने वाले हैं। उसका एप्लीकेशन क्या होता है, हाउ टू डील विथ पुली, है ना, व्हाट आर आइडियल पुलीज, कैसे हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं, क्वेश्चन क्या होगा, कैसे हम उसको प्रोसीड करेंगे, ये सब चीज़ हम देखने वाले हैं। तो फर्स्टली व्हाट इज पुली। पुली आप लोगों ने देखा होगा कहीं ना कहीं, अगर आप देखते हो जैसे वेल होता है कुआं, जो पुरानी मूवीज होती है अगर आपने देखा हो, उसमें क्या होता है कि कुछ लेडी होती है जो कुएं से पानी निकाल रही होती है, दैट पुली इज देयर, जिस पे आप खींचते हो, जो रस्सी खींचते हैं वहां पे, तो वो जो घूमता है ना, दैट चक्री, दैट इज पुली। ठीक है, अब वो प्रैक्टिकल पुली होती है, रियल पुली होती है, बट हम लोग जिसके बारे में बात करने वाले, दोज आर आइडियल पुलीज, बट विल डील विद इट, वी विल नो कि क्या होता है, कैसे हम उसको समझने वाले, सब कुछ देखेंगे हम। ठीक है, सो वो पुली होती है। इसकी एप्लीकेशन क्या है हर जगह। अगर आपने कन्वेयर बेल्ट देखा होगा, देयर इज पुली। अगर आपने लिफ्ट देखा होगा तो लिफ्ट में भी पुली है। लिफ्ट जो जिस पे हम, जैसे अगर आप लिफ्ट में बैठे होते हैं तो वो जो रस्सी होती है, अगर आपको पता हो, ये जो लिफ्ट है, लिफ्ट के ऊपर ये जैसे स्ट्रिंग से कनेक्ट रहती है, यहाँ पे एक पुली लटकी हुई होती है। ऐसी पुली का एक अरेंजमेंट होता है, ठीक है, ये होता है पुली। दिस इज व्हाट पुली इज। तो उनके एप्लीकेशंस होते हैं, बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं। इसका एक फायदा जो हम अभी नहीं समझ सकते, बाद में समझ आता है कि वो क्या करता है, फैक्टराइज कर लेता है, मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अगर आपको कम फोर्स लगाने की जरूरत पड़ती है तब भी आप काम कर सकते हो। ठीक है, बट देयर इज अ कैच कि आपको वर्क ज़्यादा करना, सेम करना होता है दोनों इसमें, बट विल सी। सेकेंड चीज कि जो हम बात करने वाले वो है आइडियल पुली के बारे में। ठीक है, तो या विल स्टार्ट विद इट। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पुली क्या होता है। पुली क्या है कि एक ऐसा अरेंजमेंट जो डिस्क के जैसा होता है और जिसके एक साइड में हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रिंग अटैच होता है, स्ट्रिंग। ठीक है, दिस इज स्ट्रिंग, रस्सी बोल सकते हो आप। ठीक है, रस्सी, रोप, यू कैन कॉल इट, बट इनका मास नहीं होता। दीज आर मासलेस, या फिर जिनका मास बहुत कम होता है, नेग्लिजिबल मास वाला जो रस्सी होता है उसको बोलते हैं हम लोग स्ट्रिंग। ठीक है, इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। दूसरे साइड में भी एक स्ट्रिंग होती है जिसके ऊपर जिसके नीचे एक मास अटैच किया होता है। मान लो इसका मास है m1, इसका मास है m2। ठीक है, यही हम देखने वाले हैं। तो द फर्स्ट थिंग इज विल डील विथ आइडियल पुली। नाउ व्हाट इज आइडियल पुली? आइडियल पुली क्या होती है कि ऐसी पुली जिसका मास बहुत नेग्लिजिबल होगा। मतलब पता है हम क्या बोलेंगे कि ये आइडियल पुली की हम बात करने वाले हैं, नॉट प्रैक्टिकल पुली। वो जो पुली है ना वो हम लोग रोटेशन में देखने वाले हैं, बट फिलहाल के आइडियल पुली वो क्या होती है, ऐसी पुली जिसका मास बहुत नेग्लिजिबल होगा। मास क्या होगा, नेग्लिजिबल। या फिर हम लोग इसको ऐसे तरीके से समझ सकते हैं कि इसका इस मास का, पुली का जो मास होगा, इसका मास बहुत कम होगा एज कंपेयर टू ये जो ब्लॉक जिसमें हम इंटरेस्टेड है। जैसे लिफ्ट है, लिफ्ट का खुद का मास अगर बहुत ज्यादा है, ऑब्वियसली वहां पर्सन रहते हैं उनका मास बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू पुली, तो अगर बहुत ज्यादा हो जाएगा तो अब हम इसकी बात करने वाले हैं। यह है आइडियल पुली जिसको हम बात करने वाले। ठीक है, तो इसमें ना दो केस बनते हैं, ध्यान से समझना है आप लोगों को। ठीक है, इसमें दो केस बनते हैं। फर्स्ट वन कि सबसे पहले ये हो सकता है कि ये जो पुली है इसके ऊपर ये ब्लॉक स्लाइड करे। नाउ यू विल बी लाइक सर ये तो रोटेट, ये स्लाइड करे। स्लाइड करना मतलब क्या कि अगर ये मान लो ये पुली है, ठीक है, इफ दिस इज पुली, तो हमने यहाँ से क्या किया, एक स्ट्रिंग अटैच किया है, यहाँ से दूसरा स्ट्रिंग अटैच है, नीचे में ब्लॉक है, नीचे में ब्लॉक है, दोनों ब्लॉक हमने अटैच कर रखा है, दोनों ब्लॉक अटैच कर रखा है, और ये रोटेट नहीं करेगा, ये ऐसे रोटेट नहीं करेगा। ये पहला केस बन जाता है। और ये जो स्ट्रिंग होगा, स्ट्रिंग स्लाइड करेगा। क्या करेगा, स्लाइड करेगा, पुली रोटेट नहीं करेगी। तो सबसे पहला केस होता है कि पुली रोटेट नहीं करेगी, नो रोटेशन। ठीक है, बस ये स्लाइड करेगा और यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं होगा। जिस पुली की हम बात कर रहे हैं ये फ्रिक्शन लेस पुली है। सॉरी, एक सेकेंड, इसमें एक और चीज आती है कि इसमें फ्रिक्शन लेस होता है। मतलब क्या
फ्रिक्शनलेस मतलब क्या कि ये जब इसके ऊपर रहेगा तो ये स्लाइड करेगा, तब वो फ्रिक्शन नहीं होगा उनके बीच में। जैसे यहाँ पे अगर आप जा रहे हो तो इसके बीच में और अगर ये रगड़ तो ये फ्रिक्शन है, बट देयर इज स्मूथ, लाइक दैट विल बी स्मूथ, उनके बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं होगा। ठीक है, वेरी गुड। हाँ, इसका मास था हमने बोला m1, ये मास m2। हमने बोला कि सबसे पहला होगा पुली के बीच में कोई रोटेशन नहीं है, ये स्लाइड करेगा, ये पॉसिबल है। इसके लिए हमें रोटेशन की जरूरत नहीं है, इसमें हम सब कुछ समझ सकते हैं जो भी हमारा एनालिसिस होगा, बिल्कुल। बट एक और केस बनता है, अगर आप सोचते हो ना, एक और केस बन सकता है क्या कि ये रोटेट तो करेगी, ये रोटेट तो करेगी बिल्कुल, ये m1 मास है, ये m2 मास है, ये स्ट्रिंग जो ये जो पुली है ये रोटेट कर रही है, रोटेट कर रही है। बट इसका क्योंकि मास बहुत कम होगा, सुनना, इसका मास बहुत कम होगा, इस वजह से अगर आपने ये बोला कि मान लो यार कि इधर में चल रहा है, टेंशन लग रहा है T1, इधर लग रहा है टेंशन T2, क्योंकि ये स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग में टेंशन होगा, ठीक है, T1 T2। तो अगर इन दोनों में अगर थोड़ा सा भी डिफरेंस आएगा टेंशन का, तो ये पुली जो है वो रोटेट कर जाएगी। सुनना, अगर आपने बोला कि आपने इधर से इसको थोड़ा सा ज्यादा फोर्स से खींचा और इधर कम फोर्स से खींचा, तो ये इधर रोटेट करेगी, ऐसे रोटेट करेगी, क्योंकि आपने इधर ज्यादा फोर्स से खींचा, इधर कम फोर्स से खींचा, इधर रोटेट करेगी। और अगर आपने इधर ज्यादा फोर्स से खींचा और इधर कम फोर्स से खींचा, तो ये इधर रोटेट करेगी। लेकिन क्योंकि इसका मास बहुत कम है, तो थोड़े डिफरेंस, क्योंकि इसका मास बहुत कम है, तो थोड़े डिफरेंस से भी, आई रिपीट, क्योंकि इसका मास बहुत कम है तो थोड़े डिफरेंस से भी ये रोटेट कर सकती है, क्योंकि इसका मास नहीं है, दिस इज मास इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0। तो पता है एक चीज होती है, देयर इज समथिंग कॉल्ड लाइक नेट टॉर्क इज इक्वल टू होता है आई अल्फा। ये हम लोग ना रोटेशन में पढ़ते हैं, बट फिलहाल के लिए समझो, आप बोल सकते हो T1 इंटू आर। तो इसके अकॉर्डिंग में अगर आप टॉर्क निकालते हो तो T2 इंटू आर, सॉरी, अगर T2 बड़ा है, हम केस ले रहे हैं कि T2 जो है T1 से बड़ा है, देन T2 इंटू आर माइनस T1 इंटू आर, दिस T1 इंटू आर। अभी ये समझने की जरूरत नहीं है, बट अभी देख लो, ठीक है, इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा। पता है आई क्या होता है? होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो अगर इसका मास 0 है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 हो जाएगा, तो राइट हैंड साइड 0 हो जाएगी, और आप बोल सकते हो T2 इंटू आर शुड बी इक्वल टू T1 इंटू आर। मतलब R से अलग कट जाएगा, और कंक्लूजन दैट वी विल गेट क्या, T2 शुड बी इक्वल टू T1। तो इस केस में जिसमें या तो वो स्लाइड कर रहा है या तो वो रोटेट कर रही है पुली, ठीक है, दोनों केस में हम लोग ये कंक्लूजन लिख लेंगे क्या, कि दोनों साइड में टेंशन सेम होगा, क्योंकि एक ही स्ट्रिंग है तो इसलिए टेंशन सेम होगा। और यहाँ पे रोटेशन या तो बोल सकते हो रहा है या तो बोल सकते नहीं हो रहा है, लेकिन दोनों केस में एनालिसिस सेम आएगा, ठीक है। तो एग्जाम में जो पूछता है आप बोल सकते हो, आप इमेजिन कर सकते हो कि वो रोटेट कर रही है, बट क्योंकि उसका मास 0 है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 होगा, और दोनों में सेम टेंशन है, ठीक है, ठीक चलेगा, ठीक है। इतना हम लोगों को बस समझने की जरूरत थी, ये और पता है बहुत ज्यादा क्लियर होगा जब आप रोटेशन पढ़ोगे, ठीक है। बट फिलहाल के लिए इतना ही समझ ना। अब हमको इसको कैसे सॉल्व करना होता है, क्या करना होता है, सब कुछ देखेंगे हम लोग, ठीक है। अब अगर पता आप ये देखते हो, ये स्ट्रिंग है, दिस इज स्ट्रिंग, ठीक है, ये पुली है, यहां से हमने एक स्ट्रिंग अटैच किया है सभी, देखो ये एक स्ट्रिंग है, ये एक स्ट्रिंग है, ये एक स्ट्रिंग है, ये इसने जगह घेर लिया है, ठीक है, ऐसा, और ये एक स्ट्रिंग है, ठीक है, और ये मास है, ये कुछ मास है, क्योंकि अब हमने क्या बोला कि इधर में जितना भी टेंशन होगा इधर में भी उतना ही टेंशन होगा, तो इधर में टेंशन T होगा, इधर में टेंशन T होगा, सुन, ठीक है। अभी अगर ये M1 है और ये M2 है, ठीक है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये सब रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर आपने बोला कि ये जो पुली है, इधर में एक ब्लॉक है, इधर में एक ब्लॉक है, इधर में हमने दूसरी एक पुली से अटैच कर रखा है, M1, M2 और M3। अब सुनना, थोड़ा ध्यान देना, बहुत जरूरी है। ये टेंशन थी, क्योंकि ये पूरा का पूरा एक ही स्ट्रिंग है, तो यहाँ टेंशन थी, यहाँ टेंशन थी, बट यहाँ पे टेंशन मान लो T1 है,
यहाँ पे टेंशन T1, क्योंकि स्ट्रिंग बदल गई तो टेंशन बदल जाएगा, स्ट्रिंग बदल गई तो टेंशन बदल जाएगा ऑब्वियसली। तो हमें देखना है कि यार इसका टेंशन और इसके टेंशन में क्या रिलेशन होगा। फॉर दैट हम क्या कर सकते हैं, हम इसकी फ्री बॉडी डायग्राम बना सकते हैं। अगर आप इसकी फ्री बॉडी डायग्राम बना दो, ध्यान देना बहुत जरूरी है, ठीक है। अगर आप इसकी फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हो, किसकी, इस पुली को 1 बोल दिया हमने, पुली 1, ठीक है। अगर आप इसकी फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हो, देखो ऊपर लग रहा होगा टेंशन T1, नीचे लग रहा है टेंशन T, नीचे लग रहा है टेंशन T, और इसका खुद का मास होगा तो मास इनटू ग्रेविटी। लेकिन क्योंकि हमने बोला कि ये मासलेस है, क्योंकि ये मासलेस है तो इसका मास कितना है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0, तो अब ये टर्म हो जाएगा 0। तो आप लिख सकते हो दिस फॉरवर्ड फोर्स माइनस एफ नेट लिखोगे T1 माइनस 2 into T should be equal to mass into acceleration। लेकिन क्योंकि इसका मास नेग्लिजिबल है तो आप क्या बोल सकते हो, T1 minus 2T should be equal to 0 and T1 should be equal to 2T। अरे हाँ है ना, यही तो बोल सकते हैं, ऊपर का जो टेंशन होगा वो इन दोनों के सम के बराबर होगा। तो हमारा कंक्लूजन क्या आया, 2 कंक्लूजन निकाले हमने। क्या पहला कंक्लूजन कि सेम स्ट्रिंग में सेम टेंशन होगा, क्या कि इन अ सेम स्ट्रिंग यू विल हैव द सेम टेंशन, ठीक है, विल हैव सेम टेंशन इन सेम स्ट्रिंग। पुली की बात करें तो पुली की बात करें। सेकंड क्या है कि ऊपर में जो टेंशन होगा, देखना ऊपर में जो टेंशन लगेगा T1, ये इन दोनों के बराबर होगा। मतलब अगर आप इसको लिखते हो, देखो अगर आप इसको T लिखते हो, इसको T लिखते हो तो यहाँ पर आएगा 2T। क्या आएगा 2T, कैसे पता हमने अभी इसके पहले डिराइव किया था, क्योंकि इसका मास 0 है ना। अगर इसका मास ही नेग्लिजिबल है तो ऊपर वाला फोर्स इसके बराबर हो जाएगा, क्योंकि अगर इसका मास बहुत कम है ना तो ऊपर का थोड़ा भी ज्यादा हुआ तो उसका एक एक्सेलरेशन आ सकता है। आप समझे ना, अगर आप एक छोटा सा पत्ता लेते हो, अगर आप जैसे मान लो कि एक कागज है, कागज का थोड़ा सा टुकड़ा है, उसको अगर आप फूंक भी मारोगे तो वो आगे मूव करने लग जाएगा। कैसे भाई, उसका मास तो बहुत कम है, तो फूंक बहुत ज्यादा फोर्स अप्लाई नहीं करता, फिर भी तो मूव कर रहा है क्योंकि उसका मास बहुत कम है। तो अगर इस पुली का मास बहुत कम है तो आप थोड़ा सा भी डिफरेंस लोगे तो वो रोटेट कर जाएगा और ऊपर मूव करने लग जाएगा, अगर ऊपर वाला फोर्स ज्यादा है। सुनो बस ये अब हम लोग को देखना है कि यार हम लोग इस पे प्रॉब्लम कैसे आते हैं, कैसे हम सॉल्व करेंगे। तो मान लो कि एक पुली है हमारे पास, विल हैव अ पुली, यहाँ पे एक स्ट्रिंग है, यहाँ पे दूसरा स्ट्रिंग है और नीचे में हमने एक ब्लॉक अटैच कर रखा है, ठीक है। यहाँ पे मास है मान लो m1, ये मास है m2, ठीक है। क्या लगता है, जस्ट थिंक अबाउट इट, क्या लगता है कि कब ये इक्विलिब्रियम में होगा यार, कब ये इक्विलिब्रियम होगा जब ये दोनों फोर्स अगर जब ये दोनों मास इक्वल होंगे तभी आप बोल सकते हो ना इक्विलिब्रियम होगा। कैसे पता लगेगा, अगर आप बोलते हो इसमें टेंशन T होगा, इसमें टेंशन T होगा, इसमें टेंशन T होगा, इसमें टेंशन T होगा, तो हमें पता है कि ऊपर में टेंशन 2T होगा। तो आप लिख सकते हो इसकी फ्री बॉडी डायग्राम बना, m1 नीचे लग रहा होगा m1g ग्रेविटेशनल फोर्स, ऊपर लग रहा है टेंशन T। अगर ये इक्विलिब्रियम में होना चाहिए, इसके लिए क्या होना चाहिए कि F नेट हो जाएगा 0, F नेट हो जाएगा 0 तभी इक्विलिब्रियम होगा। मतलब आप लिख सकते हो टेंशन शुड बी इक्वल टू m1 into g, इक्वेशन नंबर 1। लेकिन अगर आप इसका लिखते हो, m2 का लिखते हो, तो m2 का नीचे लग रहा है m2g, ऊपर लग रहा है टेंशन T, तो आप लिखोगे टेंशन शुड बी इक्वल टू m2g, इक्वेशन नंबर 2। और इन दोनों इक्वेशन से क्या मिला कि लेफ्ट हैंड साइड दोनों की सेम है, तो राइट हैंड साइड भी सेम होना चाहिए। मतलब m1g शुड बी इक्वल टू m2g, g से g कटेगा एंड यू विल राइट m1 इज इक्वल टू m2। व्हाट यू विल राइट, m1 इज इक्वल टू m2। अगर आपको ये समझ नहीं आता, देखो हमारे पास होगा क्वेश्चन, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम लोग ना मिक्स ऑफ पुली करेंगे। ये एक पुली है, ठीक है, हमने क्या किया, हमने इसको यहाँ से एक स्ट्रिंग अटैच किया, यहाँ से एक स्ट्रिंग अटैच किया, फिर हमने यहाँ पे और एक पुली अटैच कर दी, फिर हमने यहाँ पे एक स्ट्रिंग अटैच किया, यहाँ से एक स्ट्रिंग अटैच किया। यहाँ पर मास है m1, यहाँ मास है m2, ठीक है, यहाँ मास है m3। ध्यान देना एवरीवन, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं सबसे पहले एक स्ट्रिंग में एक टेंशन अटैच करो। लेट्स से यहाँ पर टेंशन है T, यहाँ टेंशन है T, यहाँ टेंशन है T, यहाँ टेंशन है T, तो इन दोनों का सम हो जाएगा ऊपर में 2T, यहाँ पर भी आएगा 2T, यहाँ पर भी आएगा 2T, और यहाँ पर कितना आएगा, जल्दी बोलो कितना आएगा, 4T, दोनों का सम, ठीक है। अगर आप इसकी फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हो सबकी, तो m1 इज इक्वल टू, ऊपर में देखो दिया है 2T, नीचे में दिया है आपका m1g। तो क्योंकि अगर ये इक्विलिब्रियम में क्वेश्चन में दिया है, क्वेश्चन में दिया है कि ये ऑल ब्लॉक्स आर इन इक्विलिब्रियम, अगर सारे के सारे ब्लॉक इक्विलिब्रियम में है तो पता है आप क्या बोल सकते हो कि ये जो फोर्स है ना, दिस शुड बी इक्वल टू m1g। अगर आप इसकी बात करते हो m2 की,
तो नीचे में लग रहा होगा M2G, ऊपर लग रहा है आपका T, तो आप लिख सकते हो ये दोनों को इक्वल होगी। अरे इक्वल होगी तभी तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये और ये कट जाएगा और ये इक्विलिब्रियम में होगा, इस पे नेट फोर्स 0 होगा तभी तो होगा। और अगर आप ये लिखते हो M3 के लिए नीचे लग रहा होगा M3G, ऊपर लग रहा होगा टेंशन T, और ये दोनों इक्वल होंगे तभी तो नेट फोर्स 0 होगा। यही तो आप लिख सकते हो। अभी इनसे अगर आप टेंशन की बात करो, देखो इस इक्वेशन से और इस इक्वेशन से अगर आप देखते हो तो ये दोनों की लेफ्ट हैंड साइड सेम है, तो राइट हैंड साइड सेम होगी, तो मतलब आप लिख सकते हो M2 इज इक्वल टू M3। क्या लिख सकते हैं? M2 इज इक्वल टू M3। और अगर आप इसकी बात करते हो इक्वेशन नंबर 1 की, तो ब्रिंग दिस इक्वेशन हियर, दैट विल बी 2 into T कितना है? M1G या M2G के बराबर। राइट हैंड साइड कितना है? M1G के बराबर। G से G कटेगा और हमारा आंसर आएगा M1 इज इक्वल टू 2 into M2। कितना आएगा? M1 इज इक्वल टू 2 into M2। और हमारा इक्वेशन क्या है? M2 इज इक्वल टू M3 एंड M1 इज इक्वल टू 2 M2। देखो अगर ये दो स्ट्रिंग ऐसे जरूरी नहीं कि दो ही पुली होगी तो ये वैलिड होगा। देखो अगर आपके पास में एक पुली है, आपने यहाँ से अटैच किया, एक दूसरी पुली है यहाँ पे ऐसी, फिर हमने यहाँ पे एक स्ट्रिंग अटैच किया, देखो ऐसे ऐसे, फिर हमने यहाँ पे एक स्ट्रिंग अटैच किया, फिर हमने यहाँ पे एक पुली लगा दी, ठीक है, यहाँ पे एक पुली लगा दी, ऐसे, ठीक है, और यहाँ से एक स्ट्रिंग अटैच कर दी हमने ऐसे, यहाँ पे एक पुली लटका दी हमने, देखो, और यहाँ से एक स्ट्रिंग अटैच कर दी, देखो बहुत सारे, यहाँ पे कितनी भी पुली हो सकती है, इससे हमें फर्क नहीं पड़ता। आप ये बोल सकते हो कि यहाँ पे M1 है, यहाँ पर M2 है, यहाँ पर पता है यहाँ पे एक ब्लॉक होगा, मान लो हमने इसको इधर दिखा दिया ऐसे M3। अच्छा हम इसको क्या कर सकते हैं पता है, हम इसको थोड़ा सा बड़ा और छोटा भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो हम टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे, क्या करेंगे? टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे। ये देखो ये आ गया हमारा, और ये देखो इसको हम रब कर देंगे और ये आ गया आपका M3 और दिस विल बी योर M4 और ये ऊपर में पुली अटैच है। सबसे पहले क्या करना है हम लोगों को? सबसे पहले हम लोग देखना होता है कि यार क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन में ये बोला है कि सारे ब्लॉक इक्विलिब्रियम में, ऑल ब्लॉक्स आर इन इक्विलिब्रियम। अगर सारे के सारे ब्लॉक इक्विलिब्रियम में है तो आप ये बोल सकते हैं, देखो सबसे पहले टेंशन दिखाओ, ये एक स्ट्रिंग है T T T T T, देखो ये एक स्ट्रिंग है, देखो ये एक स्ट्रिंग है, ये पूरी पूरी स्ट्रिंग है, तो यहाँ आएगा T, यहाँ आएगा T। अब इन दोनों का सम हो जाएगा 2T, तो जाएगा 2T, इधर में आएगा 2T, इधर में आएगा 2T, इधर में आएगा 2T। अब ये 2T प्लस 2T 4T, तो ऊपर आएगा 4T, नीचे आएगा 4T। ठीक है, अब देख यहाँ पे T प्लस T अगेन 2T ऊपर में और 2T। अब देखो सारे सारे ब्लॉक पता है, आप ये सोच सकते हो कि यार जो एक स्ट्रिंग से अटैच होंगे तो उनमें टेंशन तो सेम होगा, और अगर उनको बैलेंस रहना है तो उसके नीचे लग रहा होगा ग्रेविटी। इसका मतलब आप बोल सकते हो कि उन दोनों का मास सेम होना चाहिए, क्योंकि टेंशन इज इक्वल टू ग्रेविटी। ग्रेविटी कब सेम होती है? जब दोनों का मास सेम होगा। तो आप लिख सकते हो M4 को देखो, अगर आप M4 की बात करते हो, M4G ऊपर लगा है टेंशन की, तो क्योंकि ये इक्विलिब्रियम में तो आप बोल सकते हो M4G के बराबर होगा। अगर आप M2 की बात करते हो, ऊपर लग रहा है टेंशन T, नीचे लग रहा है M2G, तो आप बोलोगे टेंशन शुड बी इक्वल टू M2G, यही तो आप बोलोगे, तभी तो इक्वल होगा, तभी वो इक्विलिब्रियम में रहेगा। अगर आप इस M3 की बात करते हो, इफ यू टॉक अबाउट दिस M3, तो नीचे लग रहा होगा M3G, ऊपर लग रहा होगा 2 into T, तो अब ये इक्विलिब्रियम में होने के लिए इसका ऊपर वाला फोर्स नीचे वाले फोर्स के बराबर होना चाहिए। अरे हाँ है ना, 2 into T कितना है हमारा? M4G इज इक्वल टू M3G, तो G से G कटेगा एंड यू विल राइट 2 into M4 इज इक्वल टू M3, लिख लेंगे। तो हमारे कितने इक्वेशन है पता है? इसको अगर आप इक्वेट करोगे दोनों को तो M4 इज इक्वल टू M3 आ जाएगा, सॉरी M2 आ जाएगा। ये एक इक्वेशन है, एक इक्वेशन है। अब बस इसकी बारी है, तो देखो यहाँ पे भी 2T है, इसकी फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, ऊपर लग रहा है 2T, नीचे लग रहा है M1G, यहाँ पे हमारा M1, तो ये दोनों इक्वल होना चाहिए। 2T शुड बी इक्वल टू M1G। आप ये तभी बोल सकते हो T की वैल्यू आप पुट कर दो, वो है हमारा 2 into M2G इज इक्वल टू M1G, और ये G से G कटेगा, M1 इज इक्वल टू 2M2 आएगा। सॉरी M1 नहीं है ये, M2 बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो आप लिख सकते हो हमारे पास 3-4 इक्वेशन है, पता है? एक ये वाला इक्वेशन आ गया, इक्वेशन नंबर 1, एक ये वाला इक्वेशन है, M1 इज इक्वल टू 2 into M2, और एक क्या आ गया हमारा M3 इज इक्वल टू 2 into M4। पता है इससे और एक डिडक्शन कर सकते हो कि M1 M3 के बराबर होगा, क्योंकि M2 खुद M4 के बराबर है, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे ना। आपको समझ आ रहा है? वेरी गुड, ठीक है।
तो अब सिर्फ ऐसा नहीं कि यहाँ पे 3-4 पुली दिया है, भाई 10 पुली लगाओ, हम सॉल्व कर सकते हो। बस आपको लॉजिक क्रैक करना है। इफ यू हैव क्रैक द लॉजिक तो आपको सब बच जाएगा। ये एक पुली है, यहाँ पे देखना थोड़ा इसमें ना थोड़ा गंदा तरीके से हम लिखते हैं, बट आपको समझ में M1 दिया है, ये यहाँ पे दिया है M2, ठीक है, ये दिया है M2, इधर दिया है हमारा M3, ठीक है। M4 ये ऊपर में एक स्ट्रिंग है, इसको हमने अटैच कर रखा है, इसको हमने अटैच कर रखा है। देखो तो अगर आप मानते हो इसमें टेंशन T होगा, या T होगा, ये T होगा, ये T होगा, ये T होगा, ये T होगा, आप समझ लो T होगा, T होगा, T होगा, T होगा, T होगा, T होगा, टेडन, आप समझ लो यही होगा। क्यों? क्योंकि एक ही स्ट्रिंग ना, एक ही स्ट्रिंग में क्या होगा, एक ही टेंशन होगा, राइट? यही तो होता है। अब देखो अगर इन दोनों में T और T है तो यहाँ हो जाएगा 2T, ऊपर हो जाएगा 2T। अब देखो यहाँ पे T और T है तो यहाँ हो जाएगा 2T, ऊपर हो जाएगा 2T। अब क्योंकि सारे के सारे ब्लॉक इक्विलिब्रियम में, जस्ट थिंक, सारे के सारे ब्लॉक तभी इक्विलिब्रियम में होंगे जब ऊपर वाला फोर्स नीचे वाले फोर्स के बराबर होगा। अब इधर में देखो, इधर में लग रहा होगा M4G, अगर आप देखते हो इसका फ्री बॉडी डायग्राम तो नीचे लग रहा होगा M4G, ऊपर लग रहा होगा टेंशन T, तो आप बोल सकते हो टेंशन T शुड बी इक्वल टू M4G। लेकिन टेंशन T तो यहाँ भी है ना दोस्त, यही तो है। अगर आप इसके लिए लिखते हो तो M1G नीचे लग रहा होगा और ऊपर लग रहा होगा टेंशन T, तो आप बोल सकते हो टेंशन T इज इक्वल टू M1G, और खुद M4 के बराबर है तो आप इससे एक डिडक्शन ला सकते हो, क्या कि M1 शुड बी इक्वल टू M4 डायरेक्ट। अब यहाँ पे 2T है तो आप लिख सकते हो M3 इज इक्वल टू 2 इंटू M1 इज इक्वल टू 2 इंटू M4, बस ये कर सकते हो। अब यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे 2T है तो आप बोल सकते हो M2 इज इक्वल टू M3 विच इज इक्वल टू 2 इंटू M1 इज इक्वल टू 2 इंटू M4। सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है, बहुत आसान है, ठीक है। बस आपको समझना है, इफ यू क्रैक द लॉजिक देन इट विल बी इजी फॉर अस, ठीक है। नाउ अब अगर मोशन की बात करें, इफ वी टॉक अबाउट मोशन, कि मोशन कैसे होगा, अभी तो इक्विलिब्रियम हो गया, अगर मोशन हुआ तो क्या करेंगे, देखो ये हमारी पुली है, यहाँ से हमने एक ब्लॉक ऐसा अटैच कर रखा है, इधर में एक ब्लॉक अटैच कर रखा है, देखो ये है हम लोग का ब्लॉक, ठीक है, ये है हम लोग का, सॉरी ये हम लोग का ब्लॉक, ठीक है। ये 20 kg है, 40 kg है, तो ऑब्वियसली इधर में हेवी है, हमें दिख रहा है कि ये 40 kg है, इधर में 20 kg है, तो यार ऑब्वियसली ये नीचे जाएगा ना। आप समझ लो, मतलब क्या होगा कि ये नीचे आ रहा होगा और ये ऊपर जा रहा होगा, तो इसका एक्सेलरेशन नीचे आएगा, इसका एक्सेलरेशन ऊपर आएगा। अरे हाँ, जो बहुत सिंपल है, क्योंकि आप ये देखो ना कि अगर हम पुली इधर हाथ में ज़्यादा अगर वेट है तो आपको आप थोड़ा, अगर आप देखो बकेट अगर आप लेके जाते हैं, ठीक है, अगर उधर में पानी भरना होता है तो इफ़ यू कैरी 2 buckets ऑफ वाटर, अगर एक भारी होती है और एक हल्की होती है तो आपका हाथ ऐसे झुक जाता है, देखा आप लोगों ने, यही तो होता है। तो यार अगर इधर में ज़्यादा है तो अब क्या होगा, इधर में एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा और ये नीचे आएगा और ये ऊपर आ रहा होगा, ठीक है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, क्योंकि हमें सबसे पहले देखना है कि क्या इनमें सब में सेम स्ट्रिंग है, बिल्कुल सेम स्ट्रिंग है, तो टेंशन क्या होगा, सब में सेम होगा टेंशन, ठीक है भाई, लिख दिया हमने। अब देखो, अब क्या सबसे बेसिक मेथड पे आप जा सकते हो कि अगर आप सबकी फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हो, ये है 40 kg, ये है आपका 40G, ऊपर लग रहा होगा टेंशन T, एक्सेलरेशन A1, तो आप लिख सकते हो नीचे वाला फोर्स, देखो नीचे वाला फोर्स माइनस ये टेंशन T इज इक्वल टू 40 इंटू एक्सेलरेशन A1, इक्वेशन नंबर 1। अगर आप इसके लिए फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हो 20 kg के लिए, नीचे लग रहा होगा 20G, ऊपर लग रहा होगा टेंशन T, तो आप लिखोगे टेंशन, क्योंकि ये ऊपर जा रहा होगा, हमें दिख रहा है ना A2, ये A1 है मान, तो आप लिख सकते हो T माइनस 20G इज इक्वल टू 20 इंटू एक्सेलरेशन A2। अगर आप इन दोनों को ऐड कर देते हो, देखो ये माइनस T से प्लस T कट जाएगा, यू विल हैव 400, G की वैल्यू 10 होती है, तो 40 इंटू 10 400 माइनस 20 इंटू 10 200 इज इक्वल टू 40 A1 प्लस 20 A2, राइट। बट आपको एक और चीज समझनी है यार, यहाँ पे तो A1 A2 दोनों आ गए, दोनों हमें तो नहीं पता, A1 और A2 दोनों नहीं पता, तो क्या हमें और एक इक्वेशन चाहिए होगा इसको सॉल्व करने के लिए? बिल्कुल चाहिए होगा, दैट्स कॉल्ड कंस्ट्रेंट इक्वेशन। नाउ जस्ट थिंक अबाउट इट, ये जो स्ट्रिंग जिसकी हम बात कर रहे हैं, इट इज इनएक्सटेंसिबल। व्हाट डू वी मीन बाय इनएक्सटेंसिबल? मतलब ये है कि वो रस्सी ना तो ब्रेक होगी, मतलब ड्यूरिंग दैट प्रोसेस इट वोंट ब्रेक फॉर नाउ, एंड वो स्ट्रेच नहीं होगी। व्हाट डू मीन बाय स्ट्रेच नहीं होगी? जैसे ये, इसको आप स्ट्रेच नहीं कर सकते हो, हाँ इसमें मिनिमल लाइक बहुत कम, जैसे कि एमस्ट्रॉन्ग की यूनिट में आप बोल सकते हो, आप नैनोमीटर के टाइम में स्ट्रेच हो रहा होगा, बट
लाइक सेंटीमीटर मीटर में ये स्ट्रेच नहीं हो रहा है, तो इट इज इनएक्सटेंसिबल, मतलब इसको आप स्ट्रेच नहीं कर सकते हो। इसका मतलब अगर आप इसको स्ट्रेच नहीं कर सकते, अरे ध्यान दो, अगर आप इसको स्ट्रेच नहीं कर सकते हो तो जितना एक्सेलरेशन इस बॉक्स का होगा उतना ही एक्सेलरेशन इस पॉइंट का होगा, उतना ही एक्सेलरेशन इस पॉइंट का होगा, उतना ही एक्सेलरेशन इस पॉइंट का होगा, उतना ही इस पॉइंट का होगा, क्योंकि ये दोनों स्ट्रेच नहीं हो सकते। तो जितना एक्सेलरेशन से ये जा रहा है उतना एक्सेलरेशन ये जाएगा, फिर ये यहाँ पे जो स्ट्रिंग होगी अल्टीमेटली सब के सब ऊपर जा रहे होंगे, ये वाले देखो सेम एक्सेलरेशन से, मतलब जितना एक्सेलरेशन से ये नीचे जा रहा है उतने एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, मतलब आप बोल सकते हो A1 इज इक्वल टू A2। अरे चमका क्या आप समझ लो, दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा, क्यों? क्योंकि यार ये नीचे आ रहा है, ये ऊपर जा रहा है, क्योंकि स्प्रिंग जो है वो इनएक्सटेंसिबल है, तो आप बोल सकते हो कि दोनों का एक्सेलरेशन क्या होगा, सेम होगा। तो आप यहाँ लिख सकते हो दिस इज 400 माइनस 200, 200 इज इक्वल टू 40A प्लस 20A। मान लो कि इसका एक्सेलरेशन को हमने A बोल दिया, लेट, तो ये रहेगा 200 इज इक्वल टू 60A एंड एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 200 अपॉन 60, दिस विल बी योर एक्सेलरेशन। ये कट गया, आ गया 10 अपॉन 3। इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हो, बट द पॉइंट इज, द लॉजिक इज, अगर हमने सबको सॉल्व किया तो एक्सेलरेशन आ गया दिस 10 अपॉन 3। ये हो गया पहला तरीका। दूसरा तरीका आप सोच सकते हो, इसी सेम क्वेश्चन को हम अलग तरीके से करते हैं। ये हम लोगों का ब्लॉक, देखो दिस इज आवर ब्लॉक, दिस इज और सेकंड ब्लॉक, ध्यान दो ध्यान दो। ये दिया हमारा था 40 kg, ये था हमारा 20 kg, हमें पता था, ठीक है। अब पता ये क्या सोच सकते हो, इसको अब सोच सकते हैं, जस्ट थिंक अबाउट दिस। इधर लग रहा होगा 40 g, ये हो जाएगा आपका 400, ये हो जाएगा आपका 20 g, दिस विल बी 200। इधर लग रहा होगा टेंशन, वी ऑल नो दिस, ब्ला 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 ब्ला, बट पता आप बोल सकते हो यार ये नीचे जा रहा है तो इसको ड्राइव करने वाला फोर्स कौन था, ये 400। ये क्या करेगा, अपोज करेगा। अच्छा हमें क्या पता, ये जितना ज्यादा होगा उतना ही इस पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन ज्यादा होगा। अगर इसको 40 से रिप्लेस कर दो 100 से, तो इसका एक्सेलरेशन ज्यादा बढ़ जाएगा, ये ज्यादा नीचे एक्सेलरेशन से ज्यादा जाएगा ये। और अगर इसको जितना ज्यादा बढ़ाओगे ये अपोज ज्यादा करेगा। ये क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। दिस फोर्स इज कॉल्ड अपोजिंग फोर्स, दिस फोर्स इज कॉल्ड ड्राइविंग फोर्स। तो आप क्या कर सकते हो पता है, आप लिख सकते हो एक्सेलरेशन, या डायरेक्ट लिख सकते हो दैट ड्राइविंग फोर्स माइनस दिस अपोजिंग फोर्स इज इक्वल टू इसका दोनों का मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, तो एक्सेलरेशन ये कितना हो जाएगा, 200 अपॉन 60। वी आया 10 अपॉन 3, अरे आया नहीं, सेम आया। इसको और एक तरीके से कर सकते हैं, इंटरेस्टिंगली ये सब सेम ही है, पता है इसको हम इसलिए कर सकते हैं ना, थोड़ा दिमाग लगा। जैसे अगर मान लो कि ये ऐसा है, इसको हमने ऐसा कर दिया, मान लो ये जो है ऐसा, इसको हमने ऐसा कर दिया। अगर आपने इस पूरे सिस्टम को ऐसा कर दिया तो पता है यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 400, इधर लग रहा है 40 kg वाला ब्लॉक, इधर लग रहा है दिस इज 20 kg वाला ब्लॉक, इधर लग रहा है 200, इधर लग रहा है टेंशन टी, इधर लग रहा है टेंशन टी। तो आप पता है क्या कर सकते हो, क्योंकि ये दोनों इंटरनल फोर्सेस है, हम पूरे को सिस्टम मान सकते हो। ये जो ट्रिक जो मार्केट में चलती है ना बहुत ज्यादा, आप उसका यूज कर सकते हो। क्या कर सकते हो, इस पूरे ब्लॉक को एक सिस्टम मान लो, और अगर आपने इसको पूरे ब्लॉक को सिस्टम मान लिया तो दोनों का मास सम कितना हो जाएगा 60, आगे लग रहा है 400, पीछे लग रहा है 200, और आप बोल सकते हो 400 माइनस 200 एफ नेट इज इक्वल टू इसका मास इनटू एक्सेलरेशन ए। तो एक्सेलरेशन ए कितना हो जाएगा, अगेन 200 अपॉन 60, हो जाएगा 10 अपॉन 3। समझ आएगा, बस यही है क्या है। अच्छा ये पता है कब अप्लीकेबल है, जब ना सबका एक्सेलरेशन सेम हो। ऐसा नहीं कर सकता कि आपकी हर जगह अप्लाई कर दे रहे हो, नहीं, ये तभी अप्लीकेबल है जब दोनों का, क्योंकि देखो ये दोनों सेम स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, दिस थिंग, ये दोनों सेम स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, तो इसका जो एक्सेलरेशन होगा इसका भी उतना ही एक्सेलरेशन होगा। तो आप पता है क्या कर सकते हो, इस पूरे को एक सिस्टम मान सकते हो और एक्सटर्नल फोर्स गिन सकते हो। सुनो देखो, और देखो अगर आपको ये भी समझ नहीं आया देन हमारे पास और एक तरीका है, ये ब्लॉक है। अब हम लोग क्या करेंगे पता है, हम वो ड्राइविंग और वाले जो है ना अपोजिट फोर्स की मदद से सॉल्व करेंगे। देखो वो आसान कर देना, ठीक है चीज को। जैसे मान लो कि यहाँ पे ब्लॉक है 40, यहाँ पे ब्लॉक है 10 वाला, ठीक है। तो हमें पता है इधर में लग रहा होगा जो नेगेटिव, ऊपर लग रहा होगा टेंशन टी, टेंशन टी, टेंशन टी, टेंशन टी, बिल्कुल सही है। इधर लग रहा होगा 40 g विच इज 400 न्यूटन, बिल्कुल सही है। इधर लग रहा होगा 10 g विच इज 100, बिल्कुल सही है। तो पता है हम क्या करेंगे, इसका एक्सेलरेशन लिखेंगे, दिस ड्राइविंग फोर्स which is 400 minus this opposing force 100 is equal to, दोनों का मास सम कर दो 50, एक्सेलरेशन a, तो 300 is equal to 50a, एक्सेलरेशन आ गया आपका 6, 300 upon 50 क्या आ गया 6, यही तो है।
इसको पता है बुक में ऐसा लिखा रहता है एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, जो बड़ा होगा मान लो ये m2 है, ये m1 है, तो आप देखोगे m2g माइनस m1g डिवाइडेड बाय m1+m2। फिर जब हम रोटेशन पढ़ते हैं तो यहाँ पे और एक टर्म ऐड हो जाती है I/r², बट हम उसमें नहीं जाएंगे। बट फिलहाल के लिए व्हाट यू शुड नो, व्हाट यू शुड रिमेंबर इज कि जो ड्राइविंग फोर्स है वो जितना ज्यादा होगा उसका एक्सेलरेशन उतना ज्यादा होगा। तो आप बोल सकते हो ड्राइविंग फोर्स माइनस अपोजिंग फोर्स डिवाइडेड बाय दोनों का मास, यही हो जाएगा हमारा एक्सेलरेशन। दिस इज व्हाट द एक्सेलरेशन इज। सो हमने क्या देखा, पुली क्या होती है। पुली इज आइडियल पुली का मान करें जिसके अंदर फ्रिक्शन नहीं होगा और जो कि या तो स्लाइड करेंगे उसके ऊपर में, वो भी एप्लीकेबल है। ठीक है, आपको एग्जाम में ये नहीं दिया रहेगा कि वो स्लाइड कर रहा है नहीं कर रहा है, बट हमें समझना है। अगर उसने बोल दिया कि मासलेस है तो हम सेल्फ अंडरस्टूड है कि यार उसका वो आइडियल पुली की बात कर रहा है। ठीक है, दैट विल बी सेल्फ अंडरस्टूड। फिर हमने देखा कि इक्विलिब्रियम में होगा तो हम क्या करेंगे, जो अगर आप और एक चीज देखा हमने क्या कि नीचे में अगर टेंशन T है, इधर में टेंशन T है, तो ऊपर में टेंशन होगा 2T, ये देखा हमने। फिर हमने देखा कि अगर एक एक्सेलरेशन आ गया उनमें तो हम उसको कैसे डील करेंगे। ठीक है, इस पे 2-3 क्वेश्चन देखो और क्लियर होगा। ठीक है, देखो जैसे मान लो कि ये ब्लॉक है, हमने यहाँ से एक स्ट्रिंग अटैच कर रखा है, यहाँ पर एक स्ट्रिंग है। अब हमने क्या किया, हमने एक और एक स्ट्रिंग अटैच कर दिया। डोंट वरी, इससे कुछ होगा नहीं, आप लोग बस थोड़ा दिमाग लगाना है कि यार आप क्या कर सकते हैं इसमें, इस सिचुएशन में। अगर मान लो ये 20 kg है, ये 20 kg है और ये 40 kg है, तो क्या करेंगे, क्या इसका एक्सेलरेशन इसके एक्सेलरेशन से मैच करेगा? अरे हाँ है ना, इस बिल्कुल करेगा, क्योंकि ये स्प्रिंग से अटैच है तो सारे पॉइंट का एक्सेलरेशन सेम होना चाहिए, क्योंकि इनस्टेबल है। मतलब आप बोल सकते हो इस पूरे को एक सिस्टम मान सकते हो। तो आप क्या करोगे, इसको कन्वर्ट करोगे। व्हाट वी विल डू इज, हम इसको कन्वर्ट करेंगे। देखना ये हो जाएगा हमारा, दोनों का सम कर दो, हो जाएगा 60। इधर कितना लग रहा है, दिस विल बी 20 और ऊपर में लग रहा है 10। ये देखो ये तो ऊपर में मान लो टेंशन T है। अच्छा थोड़ा केयरफुल हो जाएंगे हम लोग, क्योंकि यहाँ पे दो अलग अलग स्ट्रिंग है। तो मान लो इसमें टेंशन T1 है, ऊपर में टेंशन T2 है, ऊपर में टेंशन यहाँ पे T2 है, T2 है, T2 है। तो यहाँ पे T2 बोल दिया, T2 बोल दिया, T2 बोल दिया, T2 बोल दिया। पता है हम क्या कर सकते हैं, ये ड्राइविंग फोर्स कितना है 60G विच इज 600, सॉरी देखो दिस इज 600। इधर में कितना है 20G विच इज 200। तो आप लिख सकते हो ड्राइविंग फोर्स माइनस ऑपोजिंग फोर्स इज इक्वल टू, दोनों का मास कितना हो गया 80, एक्सेलरेशन A। तो हमारा एक्सेलरेशन ऐसा निकल जाएगा, कितना निकलेगा देखो, ये जाएगा 400 इज इक्वल टू 80A, A इज इक्वल टू 400/80। ये कट गया, मिलेगा कितना 8×5 या 40। तो आंसर आ गया एक्सेलरेशन A। तो इसका इन तीनों का एक्सेलरेशन 5 होगा। क्या आप बोल सकते हो तीनों का एक्सेलरेशन सेम होगा? यस, क्या आप बोल सकते हो तीनों का एक्सेलरेशन सेम होगा? नहीं, इसका और इसका एक्सेलरेशन सेम होगा, इसका अलग है। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन जो होता है वो तो वेक्टर क्वांटिटी है ना, इसका मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन तीनों का सेम है, बट डायरेक्शन इज डिफरेंट। तो आप अगर आपको एग्जाम में आएगा तो आप ये नहीं बोलोगे कि तीनों का एक्सेलरेशन सेम होगा। नो, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इज सेम बट डायरेक्शन इज डिफरेंट। सो इन शॉर्ट एक्सेलरेशन इज नॉट सेम। अब आपको पता है क्या पूछ सकता है कि इनमें टेंशन कितना होगा निकालो। तो आप क्या कर सकते हो, आप इसकी फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। 20 ऊपर लग रहा है टेंशन T2, नीचे लग रहा है 20G, ऑब्वियसली नीचे कितना लग रहा होगा 20G विच इज 200। ये ऊपर जा रहा है कितने के एक्सेलरेशन से, 5 के एक्सेलरेशन से। तो ये ऊपर तभी जा सकता है जब ऊपर वाला फोर्स बड़ा होगा। तो जिधर में एक्सेलरेशन होगा उधर को हम पॉजिटिव मान लेते हैं। तो हम बोलेंगे T2 माइनस दिस इज 20G इज इक्वल टू 20 इंटू एक्सेलरेशन A। तो आप लिख सकते हो T2 इज इक्वल टू 200, इधर चला जाएगा प्लस 200 प्लस 25/100। तो हमारा आंसर कितना आ गया, टेंशन आ गया T2 इज 300। सिमिलरली हम यहाँ पे निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे देखो, अगर आप इसका 40, यहाँ पे जगह नहीं है बट हम लिख दे रहे हैं। देखो 40 का नीचे लग रहा होगा 40G, ऊपर लग रहा होगा टेंशन T1, नीचे जा रहा है एक्सेलरेशन कितने के 5 है। तो आप लिखोगे 40, क्योंकि नीचे जा रहा है तो नीचे तभी जाएगा ना जब ये फोर्स ज्यादा होगा इससे। तो आप लिख सकते हो दिस इज 400 माइनस ऊपर वाला फोर्स T1 इज इक्वल टू इसका मास इनटू इसका एक्सेलरेशन 5। इसको जब सॉल्व करेंगे तो रहेगा 400, 45 का कितना होगा 200, राइट 200, हाँ 200। तो 400 माइनस 200 इज इक्वल टू T1। तो हमारा T1 आ गया 200। तो हमारा आंसर क्या पता है, हमारा आंसर बहुत सारा है। ये पूरा एनालिसिस है इसके। ये आ गया हमारा एक्सेलरेशन T1 आ गया हमारा, देखो
T1 आ गया हमारा 200 और ये आ गया हमारा 300। 200 न्यूटन और ये आ गया हमारा मीटर पर सेकंड स्क्वायर और T2 आ गया हमारा 300 न्यूटन। बस इस तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है। अब और एक चीज होती है इसमें, देखो और एक एग्जांपल देखो, इससे ना 2 एग्जांपल से क्या होगा ना पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एक और एग्जांपल कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप लोगों के पास में टाइम है तो बिल्कुल कर सकते हैं। देखो ये आ गया हमारा ब्लॉक है, देखो ये आ गया हमारा ब्लॉक M1, ये ब्लॉक है। यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने एक पुली अटैच कर दिया ना, ये नहीं करेंगे अभी, ठीक है। इसको हम कर सकते हैं बट इसके लिए हमें एक कंस्ट्रेंट चाहिए होगा जो हम बताएंगे अभी। एक ही लेक्चर में सब कुछ नहीं बता सकते, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, हम इसको अटैच कर दिया, यहाँ पे एक अटैच कर दिया, ये आ गया, ठीक है। इधर में भी एक है, ठीक है, इधर में देखो यहाँ पे भी एक अटैच, ठीक है। इसका मास दिया है हम लोगों को, देखो 2 मास दिए हैं हम लोगों के। ये दिया मान लो 20 kg, दिस वॉज 10 kg, दिस वॉज 40 kg, दिस वॉज 60 kg। तो अब क्या कर सकते हैं, इन दोनों के ऊपर में दिया है ये अटैच नहीं। तो ऑब्वियसली क्या होगा दोस्त कि ये दोनों का मास है 100, तो 100 ज़्यादा है इनके 30 से, तो ये करेगा, ये नीचे जाएगा, ये ऊपर जाएगा, ये ऐसी। हाँ, 2 केस हो सकते हैं, या तो रोटेट कर सकती है, रिमेंबर, या तो रोटेट कर सकता है, ये स्लाइड कर सकता है, ऐसे स्लाइड करेगा। तो आप इसको रीड्रॉ करोगे, इसमें आप करोगे कि यार इधर लग रहा होगा दिस इज 100, दिस विल बी 100, इधर लग रहा होगा दोनों का सम 30। देखो नीचे क्या लग रहा है, नीचे लग रहा है 100 जी, कितना लग रहा है 100 जी विच इज 1000 के बराबर। इधर लग रहा है 30 जी विच इज 300 के बराबर। तो आप करोगे ड्राइविंग फोर्स माइनस ऑपोजिंग फोर्स इज इक्वल टू टोटल मास आ गया 130 इंटू एक्सेलरेशन। हमारा एक्सेलरेशन कितना जाएगा 700/130, ये कट जाएगा और एक्सेलरेशन आएगा 70/30। यही तो है, ठीक है। अगर आपका एक्सेलरेशन आ गया तो आप यहाँ पे टेंशन मान लो T1, अच्छा T1 नहीं, थोड़ा सा इसको क्या करते हैं हम लोग, थोड़ा केयरफुल होते हैं। मान लो यहाँ टेंशन T1 है, यहाँ टेंशन T1 होगा, यहाँ टेंशन T2 है, यहाँ टेंशन T2 होगा, यहाँ टेंशन T2 है, यहाँ टेंशन T2 होगा, यहाँ टेंशन T3 है, यहाँ टेंशन T3 होगा। थोड़ा सा केयरफुल रहना हम लोग, ठीक है। जब आप इसकी फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे, ध्यान देना, अगर आप इसकी फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हो, ये है हमारा T1, सॉरी T2, नहीं इसको हम अभी लिख नहीं सकते, ठीक है। इसको नहीं लिखते, ठीक है, इसको नहीं लिख सकते, ठीक है। चलेगा। अब क्या करेंगे पता है, अब देखो, अरे आप ये सोचो कि आपको एक्सेलरेशन मिल गया, तो इसका मतलब क्या है कि ये पूरा का पूरा नीचे जा रहा होगा 70/13 से, ये पूरा का पूरा ऊपर जा रहा होगा 70/13 से। तो हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना के T1 नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हैं। नाउ थिंक, देखो ये दिया है हमारा 10 kg, ऊपर लग रहा होगा T1, नीचे लग रहा है 100, 10 g विच इज 100। तो आप लिख सकते हो T1 माइनस दिस 100 इज इक्वल टू इसका मास इनटू एक्सेलरेशन कितना आ गया हमारा 70/30। तो आप T1 लिखोगे 100 प्लस 700/30, और अगर आप इसको ऐड करोगे तो कितना है 13, और ये रहेगा आपका 1300 प्लस ये 2000/30, ये आ गया हमारा टेंशन। अगर आप इसके लिखते हो तो पता है क्या होगा, सॉरी, ऊपर लग रहा होगा टेंशन T2, नीचे लग रहा होगा दिस इज T1। अच्छा, और एक फोर्स लगेगा इसके ऊपर, अगर आप इसकी फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो एक ग्रेविटी लगेगा, ऊपर में जा रहा है ये, तो आप देखोगे T2 माइनस इन दोनों का सम इज इक्वल टू इसका मास इनटू इसका एक्सेलरेशन। यहाँ से हमारा T2 भी आ जाएगा। कैसे? क्योंकि T1 की वैल्यू पता है हमें, एक्सेलरेशन पता है, जी पता है। सिमिलरली हम लोग यहाँ से T3 भी निकाल सकते हैं। तो इन शॉर्ट हम लोग सब कुछ निकाल सकते हैं, दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग यू, ठीक है। तो पुली हमने देखा, पुली हम जिसकी बात करने वाले हैं वो बात करने वाले आइडियल पुली। इसमें 2 चीजें हैं, एक हो सकता है कि मास, देखो हाँ आइडियल पुली यही होती है कि जिसमें मास नहीं होता, मासलेस है, फ्रिक्शनलेस है, सब कुछ बिल्कुल फ्रिक्शनलेस है। इसमें 2 केस हो सकता है, एक हो सकता है कि ये स्लाइड करे, मतलब जो हमारा जो स्ट्रिंग है वो उसके ऊपर स्लाइड करेगा, ये रोटेट नहीं करेगी, इसके ऊपर स्लाइड करेगा। ये पहला केस हो सकता है। पता है दूसरा केस क्या हो सकता है? दूसरा केस ये हो सकता है कि वो रोटेट तो कर रही है, बिल्कुल कर रही है, लेकिन इसके रोटेशन के लिए हमें पता है, इसके रोटेशन के लिए क्योंकि इसका मास बहुत कम है, तो आप अगर इनमें थोड़ा भी डिफरेंस आएगा तो ये रोटेट कर जाएगा। अगर ये थोड़ा भी ज़्यादा हो, मान लो 0.0001% से भी ज़्यादा हो गया, 0.0001 न्यूटन से ज़्यादा हो गया, तो ये इधर रोटेट करने लग जाएगी। अगर ये ज़्यादा हो गया तो इधर रोटेट करने लग जाएगी। तो बाय अप्रॉक्सीमेशन आप बोल सकते हो कि इन दोनों की वैल्यू में जो डिफरेंस है वो बहुत कम है, 0.000001। T1 माइनस T2 इज इक्वल टू दिस। तो आप बोल सकते हो ये अप्रॉक्सीमेटली 0 है, एंड यू कैन कॉल इट T1 इज इक्वल टू T2, अप्रॉक्सीमेटली यू कैन कॉल इट।
और यही होता है, यही तो मेजर कर रहे हैं। तो ये हो सकता है क्योंकि और अगर थोड़ा डिटेल में जाना तो थोड़ा एक्सप्लेन भी किया था टॉर्क की मदद से, बट एनीवेज ये दो चीज़ें। फिर हमने देखा कि इक्विलिब्रियम क्या होता है। इक्विलिब्रियम में आने के लिए हमने बोला इक्विलिब्रियम में तभी होगा जब सारे फोर्सेस इक्वल हो जाएंगे। ऊपर वाला फोर्स नीचे वाले फोर्स के बराबर हो जाएगा, हमने सॉल्व कर दिया सारे के सारे। और एक चीज हमें जो समझनी थी क्या इसके लिए कि अगर इधर टी लग रहा है इधर टी लग रहा है तो ऊपर में लग रहा होगा 2t, दोनों का सम कर दो। इसका भी लॉजिक बताया था हमने। और फिर अगर ये मोशन हो रहा है पुली में, मोशन ऑफ ब्लॉक, अगर ब्लॉक का मोशन हो रहा है तब क्या करेंगे, तो हमने बोल दिया कि इधर में जो ड्राइविंग फोर्स होगा इधर में जो अपोजिंग फोर्स होगा उसको सब दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, इज इक्वल टू टोटल मास इनटू एक्सेलरेशन। यही तो होता है। इसको आप इस तरीके से भी समझ सकते हो, ऊपर लेके गए एक पूरा सिस्टम है, इधर में जा रहा है फोर्स लग रहा है इधर में फोर्स लग रहा है, तो उसको हम सॉल्व कर सकते हैं ड्राइविंग फोर्स माइनस अपोजिंग फोर्स डिवाइडेड बाय दोनों का सम मास का, दैट विल बी योर एक्सेलरेशन। ठीक है, तो बाकी का हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखने वाले। ठीक है, तो आगे में हम लोग देखने वाले हैं कि पुली का कंस्ट्रेंट क्या होगा, वेलोसिटीज का, डिस्प्लेसमेंट का, एक्सेलरेशन का। ठीक है, उसके बाद में कैसे हम उसको सॉल्व करेंगे, पुली के जो मोशन होता है उसका बहुत अच्छा क्वेश्चन। ठीक है, एक क्वेश्चन हमें जो दिमाग में आ रहा है जो क्लिक किया कि एक ऐसा होता है, अगर आपने वेज पढ़ा हो तो हम पता है क्या कर सकते हैं, हम वेज को कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने ये वेज क्या पढ़ी, यहाँ पर हम लोग क्लास में ब्लॉक थे, यहाँ पर एक पुली, यहाँ पर एक ब्लॉक। अगर आपने यहाँ ब्लॉक रखा है 10 kg का, इधर में ब्लॉक रखा है 50 kg का, और ये एंगल दिया 27 का। तो देखो आप पता है क्या समझ, ये आप लोगों को थोड़ा पढ़ा होगा आप लोगों ने, बट डोंट वरी, ये जाएगा 50 g, इधर लग रहा होगा इसकी ग्रेविटी। पता है अगर ये एंगल 37 होता है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, पता है ये हो जाएगा 53 डिग्री। पता है ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये वाला दिस एंगल, पता है यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे ये ड्रॉ कर सकते हो। एंड दिस बहुत टेक्निकल है, बट देखो ये दो पैरेलल लाइन है, ये वाला लाइन पैरेलल है, ये इसको बाइसेक्ट करती हुई जा रही है। तो अगर ये वाला एंगल आपने बोल दिया 53 है, ये वाला भी एंगल जाएगा 53, और ये इसे परपेंडिकुलर, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 37, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा दोस्त 37। तो अगर ये g है, ये तो ये फोर्स है, फोर्स का इधर में अगर थीटा एंगल बनता है तो इधर में कौन सा कंपोनेंट आता है, कौन सा कंपोनेंट आता है, cos वाला। तो आप लिख सकते हो 50g cos 37, और इधर में आएगा 50g sin 37। इधर लग रहा होगा टेंशन t, इधर लग रहा होगा टेंशन t, इधर लग रहा होगा टेंशन t, इधर लग रहा होगा 10g, which is 100 के इक्वल हो जाएगा। और इसकी वैल्यू अगर आप निकालोगे तो 50 into 10 into sin 37 में कितना होता है, कितना होता है 3/5, ये कट जाएगा, तो जगह आपका आंसर आएगा 300। कितना आएगा 300। तो इधर में फोर्स ज्यादा लग रहा है, इधर में फोर्स कम लग रहा है, तो अगेन ड्राइविंग फोर्स माइनस दिस ऑपोजिंग फोर्स इज इक्वल टू इसका टोटल मास इनटू एक्सेलरेशन। अरे वही तो है जो हमने पढ़ा था। क्लिक कर सकते हैं, बिल्कुल पूरा लिंक कर सकते हो। और एग्जांपल देखो, अगर आपको ये समझ नहीं आया तो वी हैव दिस वर्टिक, देखो ये एक है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, ये एक ट्रायंगल है। अगर आपने यहाँ पर ड्रॉ करें, ये है यहाँ पे एक पुली, ठीक है, यहाँ से हमने एक ब्लॉक ऐड कर रखा है, तो ऐसे, और यहाँ पर एक ब्लॉक ऐड कर रखा है, यहाँ पर एक ब्लॉक है, यहाँ पर एक ब्लॉक है, ठीक है। अच्छा, दोनों का यहाँ पे मान लो 37 है, ये इससे कनेक्टेड होगा, बिल्कुल ऑब्वियसली होगा। यहाँ पे है 53 डिग्री, तो हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा हेवी रखते हैं, एक को थोड़ा सा कम हेवी रखते हैं, ठीक है। देखना अगर आप इन पे फोर्सेस देखते हो, जस्ट थिंक, देखना इधर लग रहा होगा 100g, और अभी हमने बोला इधर पे लगता है 100g का cos कंपोनेंट, देखो cos कंपोनेंट cos 53, और इधर आएगा 100g का sin कंपोनेंट। अच्छा, फिर ये वाला फोर्स कहाँ गया, इसको बैलेंस करेगा ना, नॉर्मल 1, ठीक। इधर लग रहा होगा नॉर्मल 2, इधर लग रहा होगा, अच्छा ऊपर लग रहा होगा टेंशन t, इधर लग रहा होगा टेंशन t, ये हो गया 50g। तो इधर में पता है हमने बोला कि 50g का cos कंपोनेंट आएगा, और इधर में क्या आएगा 50g का sin कंपोनेंट, ठीक है। तो अब इसको अगर आप सॉल्व करोगे हो जाएगा 50 into 10 sin 37 कितना होता है 3/5। इसको जब सॉल्व करेंगे तो जाएगा 100 into दिस इज 300, ठीक है। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये होता है कितना आएगा 100 into 10 into 4/5, तो ये कट जाएगा, ठीक है भाई, ये कट जाएगा आपका 20 टाइम्स 800, इसका आंसर आ जाएगा हमारा 800। तो देखो इधर में कितना लग रहा है 800, ये देखो ये वेज है, ये वेज हम लोगों ने पढ़ रखा है, ठीक है, वेज, ठीक है। तो ये वही वेज की बात कर रहे हैं, अब हमने पुली अटैच कर दिया उसको, तो इधर लग रहा है आपका 800, इधर कितना लग रहा है आपका 300। तो आप लिख सकते हो ड्राइविंग फोर्स माइनस ऑपोजिंग फोर्स इज इक्वल टू टोटल मास कितना हो गया 150,
एक्सेलरेशन ए, तो यहाँ से हम एक्सेलरेशन नहीं निकाल सकते, एंड वंस यू नो एक्सेलरेशन तो आप इससे टेंशन नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते। देखो कैसे निकाल सकते हैं आप, अगर इसकी फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे 50 kg ऊपर लग रहा है t, इधर लग रहा है आपका 300, तो आप लिख सकते हो t माइनस 300 इज इक्वल टू इसका मास इंटू एक्सेलरेशन a। एक्सेलरेशन अभी निकाला हमने, यहाँ से निकाल लेंगे, और t हम लोग इसको 300 इधर शिफ्ट करके हम लोग टेंशन भी निकाल सकते हैं। सो हम इसको बिल्कुल सबके हाथ में मर्ज कर सकते हैं, सब कुछ क्या कर सकता है, पुली, इक्विलिब्रियम, मोशन ऑफ द पुली, अगर उसको हमने ब्लॉक से अटैच कर दिया, स्ट्रिंग से अटैच, इसे वेट से अटैच कर दिया, सब कुछ हम लोग कर सकते हैं। सो थैंक यू। ठीक है, हम लोग बाकी का हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।